सभी को नमस्कार। बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अनुपमा कपूर में। आपकी प्री बोर्ड परीक्षा से पहले हमने एक श्रृंखला प्रारंभ की थी अभ्यास प्रश्न पत्रों की, और जिसके माध्यम से आपने अनेक प्रश्न पत्रों का अभ्यास किया और उसका परिणाम ये हुआ कि जैसे ही प्री बोर्ड का प्रश्न पत्र प्राप्त हुआ, मेरे पास अनेक बच्चों के और यहाँ तक कि टीचर्स के भी फ़ोन आए कि क्या आपने बनाया प्री बोर्ड का पेपर। तो बच्चों, मैं ये थोड़ा भ्रम जो है दूर कर दूं, मैंने ये पेपर नहीं बनाया था। ये मात्र एक संयोग है कि जो प्रश्न हमने अपने अभ्यास प्रश्न पत्रों में किए, उन्हीं में से ही आपको पूरा का पूरा पेपर मिल गया। और मैं तो यही चाहूँगी कि वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र भी आपको ऐसा ही प्राप्त हो, और यह तभी संभव होगा जब आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे। तो उसी अभ्यास की ही कड़ी में एक आज हम आगे जो बढ़ने जा रहे हैं वह है प्री बोर्ड का ही प्रश्न पत्र। हम मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट दोनों के प्रश्न पत्रों को यहाँ हल करेंगे, और आप ये देखेंगे कि मार्किंग स्कीम के हिसाब से जो अंक योजना के अनुरूप उसमें प्रश्नों के उत्तर दिए जाने चाहिए वे कैसे हों। आपको किस प्रश्न का उत्तर कितना बड़ा देना है, उसमें कितने बिंदु रखने हैं, ये सब आप समझेंगे। और इससे आपको इतना अच्छी तरह से अभ्यास हो जाएगा कि आप वार्षिक परीक्षा में भी अपना प्रश्न पत्र बहुत अच्छी तरह से कर पाएँ। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वह कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर लाइक करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और अपने अन्य मित्रों के साथ इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का प्री बोर्ड प्रश्न पत्र। इसमें कुल 9 प्रश्न हैं और 2 खंड हैं। खंड क में पहला प्रश्न रचनात्मक लेखन से संबंधित है, जिसमें 3 विषय दिए गए। जब अचानक हमारी मेट्रो रुक गई, बच्चों का टीकाकरण और बिन मोबाइल सब सुन। इन तीनों में से कोई एक लेखन आपको करना है। और आपको याद होगा जो मैंने रचनात्मक लेखन की वीडियो बनाई थी उसमें यही विषय ही दे रखा था, बिन मोबाइल सब सुन मैंने समझाया भी था। और दूसरा प्रश्न जो है पत्र से संबंधित, चुनावों में देश के प्रतिष्ठित राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा अमर्यादित भाषा के प्रयोग से आप व्यथित हैं। नेताओं द्वारा अमर्यादित भाषा प्रयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। अथवा कुछ समय से पेट्रोल के मूल्यों में हो रही लगातार वृद्धि के बावजूद कारों की संख्या बढ़ती जा रही है, इस समस्या पर अपने विचार व्यक्त करते हुए एवं इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य के परिवहन मंत्री को लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। तो ये दोनों ही प्रश्न ऐसे हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हैं। आगे प्रश्न संख्या 3 पर पहुंचते हैं हम। तीसरा प्रश्न है, कहानी में संवादों का क्या स्थान होता है, अथवा नाटक और कहानी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यह 3 अंक का प्रश्न है, यानी हमें कम से कम 3 बिंदु बताने होंगे। बच्चों, अच्छे अंक लेने का तरीका यही है कि आप जहाँ तक संभव हो इन्हें पॉइंट्स में बताइए। जैसे सबसे पहले तो हम ये बता सकते हैं कि संवाद होते क्या है। कहानी में पात्रों द्वारा बोले जाने वाले अंश को ही संवाद या कथोपकथन कहते हैं। और इनका स्थान क्या है? कहानी में संवादों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये कथानक का विकास करते हैं और पात्रों के चरित्र को उजागर करते हैं। यानी पहला बिंदु समझ में आ गया आपको, संवाद कथानक का विकास और पात्रों के चरित्र को उजागर करते हैं। दूसरा बिंदु बता सकते हैं, कहानी में संवाद पात्रों के स्वभाव और पृष्ठभूमि के अनुकूल होते हैं, और इसीलिए वे छोटे, स्वाभाविक और उद्देश्य अनुकूल होने चाहिए। और संवाद में अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, तथा संवाद जन समूह के मानसिक स्तर के अनुकूल होने चाहिए। तो इस प्रकार कोई 3 बातें बताने से यह 3 अंक का प्रश्न पूरा हो जाएगा। और
जो अथवा करके दे रखा है, नाटक और कहानी में अंतर, इसमें आप बता सकते हैं कि कहानी कही, सुनी या पढ़ी जाती है, जबकि नाटक की मंच पर प्रस्तुति होती है। क्योंकि कहानी जो है यह पढ़ी जाने वाली विधा है और नाटक दृश्य विधा है जिसको मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा बिंदु बता सकते हैं, कहानी का संबंध लेखक और पाठक से होता है, जबकि नाटक का संबंध लेख, निर्देशक, पात्र, दर्शक, श्रोताओं से होता है। तीसरा बिंदु, नाटक में कहानी की तुलना में द्वंद्व अधिक होता है। तो इस प्रकार 3 अंतर हम स्पष्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या, इसका जो ख वाला भाग है उस पर, कहानी में चरमोत्कर्ष का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, कहानी में चरमोत्कर्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। चरमोत्कर्ष को जानने की लालसा ही पाठक को कहानी के आरंभ से अंत तक जोड़े रखती है। अनेक द्वंद्वों से होती हुई जब कहानी अपने निष्कर्ष पर पहुंचकर समाप्त होती है, तो इससे लेखन का जो उद्देश्य है, मंतव्य है, वह भी पूर्ण होता है। चरमोत्कर्ष के अभाव में कहानी का अस्तित्व ही नहीं होता। तो 2 बिंदु बताने थे ना, इसमें 2 अंक का है। तो मुख्य रूप से 2 बातें कौन कौन सी हुई, एक तो ये है कि चरमोत्कर्ष के कारण ही पाठक कहानी के आरंभ से अंत तक उससे जुड़े रहते हैं, और दूसरा, चरमोत्कर्ष के कारण लेखन का मंतव्य पूर्ण होता है और यहाँ पहुंचकर पाठकों को भी एक स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि वे स्वयं के निष्कर्ष निकाल सकें। अथवा के बाद वाला प्रश्न देख लेते हैं, नाटक में प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो नाटक के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, जैसे कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, समय का बंधन, ध्वनि योजना, प्रकाश योजना। इस प्रकार आप कोई भी इसमें 4 बिंदु बता दीजिए, 2 अंक का हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, इसका क भाग है, फीचर का आशय स्पष्ट करते हुए उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो 1 अंक में आपको फीचर की परिभाषा देनी है और 2 अंक होंगे इसके प्रकारों के लिए। तो फीचर क्या है, यह एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और मुख्य रूप से मनोरंजन करना होता है। याद रखिएगा बच्चों कि परिभाषा में आप इसकी 3 विशेषताएं बताते हैं, कौन कौन सी, सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। और इसका उद्देश्य क्या है, पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना। आगे बात आई इसके प्रकारों की। तो फीचर के मुख्य प्रकार हैं, समाचार फीचर, खोज परख फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्ति चित्र फीचर, यात्रा फीचर, विशेष कार्य फीचर। इनमें से आपको कोई भी 4-5 नाम याद रह जाएं काफ़ी हैं, क्योंकि केवल 2 अंक के ही होंगे प्रकार और 1 अंक की तो परिभाषा ही थी। अथवा के बाद प्रश्न दिया गया है, पत्रकारीय लेखन का आशय स्पष्ट करते हुए पत्रकारों के प्रकार बताइए। तो पत्रकारीय लेखन क्या है, समाचार पत्रों के लिए किया जाने वाला लेखन ही पत्रकारीय लेखन है। आप कह सकते हैं कि समाचार पत्रों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों या श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं और यही रूप ही पत्रकारीय लेखन कहलाते हैं। और पत्रकार 3 प्रकार के हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक व फ्रीलांसर। पूर्णकालिक पत्रकार वे हैं जो पूरी तरह से किसी एक समाचार पत्र से जुड़े होते हैं और बदले में मासिक वेतन प्राप्त करते हैं। अंशकालिक पत्रकार वे होते हैं जो निश्चित मानदेय पर काम करते हैं और पूरी तरह से एक समाचार पत्र से जुड़े हुए नहीं होते। और फ्रीलांसर तो वे पत्रकार होते हैं जो कि
अलग अलग समाचार पत्रों के लिए कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, समाचार लेखन में प्रयुक्त 6 ककारों का उल्लेख कीजिए। तो 6 ककार कौन से हैं? क से प्रारंभ होने वाले वे शब्द जिनसे प्रश्न बनते हैं, जैसे कौन, क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों। और 2 अंक का है। आप ये भी कह सकते हैं कि इनमें से 4 ककार क्या, कौन, कहाँ और कब, ये तो समाचार के प्रारंभिक 1 या 2 पंक्तियों में ही आ जाते हैं, और शेष 2 ककार क्यों और कैसे समाचार के बॉडी वाले भाग में आते हैं। आगे बढ़ेंगे। अथवा के बाद प्रश्न दिया गया, विशेष रिपोर्ट से आपका अभिप्राय क्या है। तो विशेष रिपोर्ट क्या होती है? समाचार पत्र पत्रिकाओं में गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसे विशेष रिपोर्ट कहते हैं। विशेष रिपोर्ट क्या हुआ, एक बार दोबारा समझ लीजिए। समाचार पत्र पत्रिकाओं में गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसे हम कहेंगे विशेष रिपोर्ट। अग एक खंड है ख खंड में पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में निहित काव्य सौंदर्य लिखिए। काव्य सौंदर्य लिखते समय हमें भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य देना है। तो भाव सौंदर्य में पहले हम इन्हीं पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करेंगे। यहाँ इन पंक्तियों में राम के वन गमन के पश्चात पुत्र वियोग में जो व्याकुल माता कौशल्या हैं उनकी मार्मिक मनोदशा का चित्रण किया गया है। और यहाँ कौशल्या की स्थिति प्रेम में डूबी हुई मोरनी के साथ तुलना करते हुए दर्शाई गई है। और ये कहा गया, इन पंक्तियों का आप अर्थ भी समझ लीजिए। कबहू समुझी वन गमन राम को रही चकी चित्र लिखी सी, कि कभी कभी तो वह ये समझ आने पर कि राम तो वन को जा चुके हैं, माता कौशल्या चित्र लिखित के समान चकित होकर के खड़ी रह जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं उस समय ऐसा लगता है जैसे प्रीति सिखी सी, यानी प्रेम भी मोरनी के समान हो गया हो। कहने का अभिप्राय कि जैसे मोरनी वैसे तो अत्यंत प्रसन्न होकर नृत्य करती है या वह अत्यंत प्रसन्न होकर मोर के साथ रहती है, परंतु कुरूप पैरों पर दृष्टि जाते ही वह एकदम चकित सी होकर चुपचाप ठगी सी खड़ी रह जाती है। ठीक इसी प्रकार माता कौशल्या की स्थिति है। पहले तो वह प्रेम में डूब करके राम से बातें करना प्रारंभ कर देती हैं, परंतु जब याद आता है कि राम तो यहाँ है ही नहीं, वह तो वन को गए हुए हैं, तो वह एकदम मोरनी की भांति ठगी सी रह जाती है। तो आपने इन पंक्तियों का अर्थ समझा, लेकिन काव्य सौंदर्य लिखते समय पहले आपने बताया भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य में मात्र इतना ही बताएंगे कि यहाँ तुलसीदास जी ने चित्रवत कौशल्या की स्थिति का प्रेम में डूबी मोरनी के साथ तुलना करते हुए उनकी मार्मिक दशा को दर्शाया है। पुत्र वियोग में उनकी मार्मिक दशा को दर्शाया है। यह तो वह भाव सौंदर्य। और शिल्प सौंदर्य में हमें बताना है भाषा ब्रज है, छंद पद है, वात्सल्य रस का वियोग पक्ष है, चित्रलिखी सी में या सिखी सी में, यहाँ पर सी आ रहे हैं ना दोनों, तो यानी उपमा अलंकार हुआ। और चकी चित्र लिखी, इन दोनों में प्रारंभ में च है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार आप शिल्प सौंदर्य के कोई भी 4 बिंदु बता देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। आगे ख भाग देखते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। सेह प्रीत अनुराग बखानिया तिल तिल नूतन होए। तो इस पंक्ति का अर्थ क्या है कि वही प्रीति और अनुराग यानी स्नेह प्रेम, वह प्रेम ऐसा है कि उसका बखान करते हुए, वर्णन करते हुए वह तिल तिल हर पल नूतन हुए माने नया हो जाता है। यहाँ जब राधा से उसकी एक सखी प्रेम के अनुभव के विषय में पूछती है तो
नायिका प्रेम के विषय में बताती है कि उस प्रेम का मैं क्या वर्णन करूं, वह तो हर पल नया हो जाता है। जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपित भेल। हम जन्म से लेकर अब तक उसके रूप को निहारते रहे। किसके रूप को? अपने प्रेमी के रूप को निहारते रहे, परंतु उस प्रिय के रूप को निहारते हुए हमारी आंखें कभी तृप्त नहीं हुई। नयन मतलब आंखें। हमारी आंखें कभी भी तृप्त नहीं हुई, यानी मन नहीं भरा, और हमेशा ही हम उस प्रियतम का और अधिक दर्शन चाहते हैं, उससे और अधिक मिलना चाहते हैं। तो इसीलिए वह प्रेम का अनुभव इतना अनूठा है कि हर पल नया हो जाता है। इसी कारण उसका बखान नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, 12 मासा के आधार पर नागमती अपनी व्यथा का संदेश पति रत्न सेन के पास कैसे पहुंचाना चाहती है, स्पष्ट कीजिए। ये 12 नहीं है, 12 मासा है, जायसी द्वारा रचित है। तो 12 मासा में विरहिणी नायिका नागमती अपनी व्यथा का संदेश अपने पति रत्न सेन के पास कौवे और भंवरे के माध्यम से पहुंचाना चाहती है। वह कहती है कि मैं विरह की अग्नि में जल रही हूँ और मेरे जलने से जो धुआं लगा, उस धुएं के लगने से कौवे और भंवरे का रंग काला हो गया। तुम यही संदेश जाकर के मेरे प्रियतम को दे देना। और यहाँ ठंड के कारण नागमती के हृदय में विरह अग्नि और अधिक बढ़ रही है और वह अपने पति के वियोग में बुरी तरह से तड़प रही है। अगला प्रश्न है, मैं जानूं निजनाथ स्वभाव में राम के स्वभाव की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है। तो राम के स्वभाव की कोई भी 2 अंक का प्रश्न है, कोई 4 विशेषताएं भी बहुत अधिक हो जाएंगी। जैसे एक तो राम अपराधियों पर भी कभी क्रोध नहीं करते थे। दूसरा, वे अपने छोटे भाइयों पर और विशेषकर भरत पर विशेष कृपा रखते थे। राम खेल खेल में भी अपने भाई को कभी हारने नहीं देते थे और उसे खुश करने के लिए वे स्वयं खेल में हार जाते थे। तो इस प्रकार राम के स्वभाव के विषय में हमें पता चलता है कि राम बहुत ही शांत, सौम्य स्वभाव के और अपने से अधिक दूसरों का ध्यान रखने वाले थे। अगला प्रश्न, इस सत्र में पठित काव्यांशों में से किसी एक काव्यांश में वर्णित अलंकारों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो आप इसमें चाहें तो इसी प्रश्न पत्र में आए हुए काव्यांश का ही उदाहरण ले सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार से शब्द सौंदर्य बढ़ जाता है और उपमा अलंकार के माध्यम से उपमान की उपमेय के साथ तुलना की जाती है और इससे काव्य के अंदर शब्द और अर्थ दोनों के ही सौंदर्य में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न, औद्योगिकरण ने पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया है, जहां कोई वापसी नहीं, पाठ के आलोक में स्पष्ट कीजिए। तो औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। पर्यावरण के लिए यह एक संकट बन गया है, क्योंकि औद्योगिकरण के कारण लोगों की जमीनों को हथिया लिया जाता है, जमीनों का अधिग्रहण कर लिया जाता है। जब पूंजीपति लोग जमीनों पर अपना कब्जा कर लेते हैं तो उन जमीनों पर रहने वाले लोगों का विस्थापन होता है, उनका परिवेश नष्ट हो जाता है और इससे औद्योगिकरण न केवल उनके घर परिवार को ही उजाड़ता है बल्कि संस्कृति को भी नष्ट करता है। औद्योगिकरण के कारण नदियां भी दूषित हो रही हैं और इनसे निकलने वाला जो धुआं है, विभिन्न उद्योगों से निकलने वाला जो धुआं है, वह पर्यावरण को भी दूषित करता जा रहा है। अगला प्रश्न है, असगर वजाहत की कहानी पहचान में राजा द्वारा दिए गए आदेशों में निहितार्थ को स्पष्ट कीजिए। तो पहचान कहानी में राजा ने
प्रजा को विभिन्न प्रकार के आदेश दिए थे। जैसे सबसे पहला आदेश दिया था आंखें बंद करने का, ताकि जनता सत्ता की मनमानी को देख ना सके। दूसरा आदेश दिया गया था कानों में पिघला हुआ शीशा डलवाने का, ताकि सत्ता गूंगी बहरी जनता को ही अपने नीचे दबा करके रख सके और ऐसी गूंगी बहरी जनता सत्ता के खिलाफ कभी भी आवाज नहीं उठा पाएगी। और तीसरा आदेश दिया गया जनता को वोट सिलवाने का, ताकि लोगों की अभिव्यक्ति पर भी सत्ता पाबंदी लगा सके। अगला प्रश्न, दूसरा देवदास पाठ के आधार पर गंगा पुत्रों के जीवन परिवेश की विवेचना कीजिए। गंगा पुत्र वे होते हैं जो गंगा के किनारे रहते हैं और गंगा में डुबकी लगा करके वे अपना जीवन यापन करते हैं। वे हर समय गंगा के घाट पर तैनात रहते हैं। लोगों द्वारा गंगा मैया को अर्पित किया गया जो पैसा है वही उनकी जीविका का साधन है। इन गंगा पुत्रों का पूरा जीवन ही गंगा को समर्पित होता है। वे सीमित आमदनी में कष्टपूर्ण जीवन जीते हुए भी बहुत संतुष्ट रहते हैं और गंगा मैया उनके जीवन की रक्षा भी करती है, क्योंकि कई बार जब वे दोनों में जलते हुए दीपक के पास से पैसे उठाने लगते हैं तो उनके लंगोट में भी आग लग जाती है, जिसे गंगा में डुबकी लगा करके ही वे बुझाते हैं और अपने जीवन की रक्षा करते हैं। अगला प्रश्न है, आदमी उजड़ेंगे तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे? कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, यदि आदमी उजड़ेंगे तो पेड़ों के अस्तित्व का भी कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। आधुनिक औद्योगिकरण से मनुष्य के साथ साथ संपूर्ण परिवेश संस्कृति भी नष्ट हो रही है, और यदि आदमी ही विस्थापित होकर दूसरी जगह चले जाएंगे तो पेड़ों की देखभाल करने वाला कौन होगा, और पेड़ों से प्राप्त होने वाले फल फूल इत्यादि विभिन्न पदार्थों का उपभोग करने वाला भी कौन होगा। तो ऐसे में दोनों ही एक दूसरे के लिए सहायक होते हैं, और यदि इंसान ही वहाँ पर नहीं रहेंगे तो उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं होगा, तो पेड़ भी जीवित नहीं रह पाएंगे। अगला प्रश्न है, हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा आरती का वर्णन दूसरा देवदास पाठ के आधार पर कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि हर की पौड़ी पर शाम के समय जो गंगा की आरती होती है उसका दृश्य अत्यंत मनोहर होता है। ऐसा लगता है जैसे एक साथ सहस्र दीप जल उठे हों, क्योंकि पंचमंजली नीलांजलि में बत्तियां जलाकर जब पुजारी पूजा करते हैं तो उनकी परछाई गंगा के जल में पड़ने से ऐसा लगता है मानो हजारों दीप एक साथ जल उठे हों। घंटे घड़ियाल का मधुर स्वर गूंजने लगता है और मनोतियों के पुष्प गंगा में बहाए जाने लगते हैं, जहां से गंगा पुत्र धन संचय करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न है 9वां। इसमें 2-2 अंक वाले प्रश्न हैं। क भाग देखिए, बिस्नाथ मान ही नहीं सकते कि बिस्कोहर से अच्छा कोई गांव हो सकता है और बिस्कोहर से ज़्यादा सुंदर कहीं की औरत हो सकती है। स्वयं से 10 वर्ष बड़ी उस स्त्री के सौंदर्य को बिस्नाथ ने प्रकृति के माध्यम से कैसे चित्रित किया है? तो इसका उत्तर होगा कि बिस्नाथ अपने एक रिश्तेदार के यहाँ उस स्त्री से मिले थे जो कि उम्र में उनसे बड़ी थी किंतु अत्यंत रूपवती थी, और उस स्त्री को देखकर उन्हें ऐसा आभास हुआ जैसे चांदनी रात में जूही की मोहक गंध फैल गई हो। और उसके पश्चात उन्हें प्रकृति में हर स्थान पर उसी स्त्री का ही रूप नजर आ रहा था, और एक तरह से रग रग में वह सौंदर्य निवास कर गया था, और नारी के रूप सौंदर्य की अनुभूति उन्हें ऐसे हो रही थी जैसे कि
प्रकृति सजीव नारी बन गई हो। अगला प्रश्न है, धरती पर वातावरण क्यों गर्म हो रहा है? इसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है? अपना मालवा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो धरती का वातावरण गर्म होने के कई कारण हैं, जैसे प्रकृति से बहुत अधिक छेड़छाड़ किए जाना, औद्योगिकरण का विस्तार होना और पेड़ पौधों का रखरखाव ना करना। इसी कारण धरती का वातावरण गर्म हो रहा है। और इसमें यूरोप और अमेरिका की बहुत ही बड़ी भूमिका है, क्योंकि अत्यधिक उद्योग धंधे यूरोप और अमेरिका में ही लगाए गए। उन्होंने वातावरण को गर्म करने वाली गैसों का उत्सर्जन हो जाने दिया और इन्हें रोकने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने जहरीली गैसों को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को निकलने से, उसका उत्सर्जन होने से रोकने का प्रयास नहीं किया। तो इसी कारण धरती के वातावरण को गर्म करने में यूरोप और अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका है। अगला प्रश्न, गांवों में गर्मी और लू से बचने के उपायों का विवरण बिस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि गांवों में गर्मी और लू से बचने के लिए अनेक घरेलू उपाय किए जाते हैं, जैसे आम को भूनकर या पकाकर गुड़ चीनी में मिलाकर शरबत बनाकर पिया जाता है, धोती या कमीज में प्याज बांधकर रखा जाता है व खाया भी जाता है, कच्चे आम का पन्ना बनाया जाता है, आम के लेप को पूरे शरीर पर लगाया जाता है और मटके का ठंडा पानी पिया जाता है। तो इस प्रकार अनेक उपाय करके गांवों में गर्मी और लू से बचा जाता है। तो बच्चों, मुझे लगता है कि अब आपको ये प्रश्न पत्र समझ में आ गया होगा और अब आप वह गलतियां बिल्कुल नहीं करेंगे जो अभी तक करते थे कि 2 अंक का उत्तर तो आपने पूरे पेज का भर करके लिख दिया और 3 अंक के उत्तर में 3 वैल्यू पॉइंट्स ढूंढना भी मुश्किल हो जाए। अब आप अंकों के अनुरूप ही वैल्यू पॉइंट्स को देखते हुए अपने प्रश्नों के उत्तर देंगे। और यदि फिर भी आपको कहीं भी किसी तरह की कोई समस्या रहती है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई या कहाँ कुछ असमंजस है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करने का प्रयास करूँगी और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अभ्यास प्रश्न पत्र के साथ। तब तक बच्चों अपना ध्यान रखिए, दिल लगाकर पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अंत तक इस वीडियो को देखा।